सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ जीएसटी। जहाँ पे बेटा हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने आपको 5-6 एग्जांपल्स करवाए थे, ठीक है। तो एक तरह से आपका टेस्ट है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअल सप्लाई जो है उसका कोई काम नहीं है। हमें एक्चुअल सप्लाई का ध्यान नहीं रखना होता। हमें ये देखना होता है कि लोकेशन क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। उसके बेसिस पे हम अपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को डिसाइड करेंगे और उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। अब देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बोला उत्तराखंड, मतलब जो रजिस्टर्ड डीलर है वो उत्तराखंड का है, ठीक है। अब जो उत्तराखंड का डीलर है उसका एक्चुअल सप्लाई से तो कोई लेना देना हमारा है ही नहीं। हमें क्या देखना है, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? पंजाब। तो उत्तराखंड भी एक स्टेट है, ठीक है, और पंजाब भी एक स्टेट है। तो उत्तराखंड एंड पंजाब कौन सा ट्रेड हुआ है? इंटर स्टेट ट्रेड हुआ। कौन सा हुआ? इंटर स्टेट। तो इसकी जो नेचर है जीएसटी की वो क्या रहेगी? आईजीएसटी। क्या रहेगी? आईजीएसटी। तो पहला हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? आईजीएसटी। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 2 चेन्नई। चेन्नई से प्लेस क्या है हमारी सप्लाई का? जापान। तो ऑब्वियसली ये इंडिया से बाहर जा रहा है, तो इस पे क्या लगेगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या लगेगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी। और इस पे जीएसटी क्यों चार्ज नहीं हो रहा? क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास क्या है? जापान। जापान से गुड्स कहां पर आए हैं? इंडिया में आए हैं, मतलब दिल्ली में आए हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी तो लगेगी, साथ में इंपोर्ट ड्यूटी के साथ में क्या लग जाएगा? आईजीएसटी, क्योंकि इंटरस्टेट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है हमारा हरियाणा। हरियाणा से हरियाणा में गए और वो जोन क्या है हमारा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मैंने क्या बताया था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक तरह से एक्सपोर्ट हुआ। हरियाणा से गुड्स हरियाणा में गए तो हम इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भेज रहे हैं, तो दिस विल बी काउंटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। अब हरियाणा से स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आए कहां है? दिल्ली में आए। अब ये इंपोर्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दिस इज इंपोर्ट, क्योंकि अगर ये डीम्ड एक्सपोर्ट है तो ये इंपोर्ट है, वहां से आ रहे हैं, लेकिन आ कर रहे हैं हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो इस पे आईजीएसटी चार्ज होगा, बिकॉज इट्स नेचर इज व्हाट? इट्स नेचर इज इंटरस्टेट। नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से गया 6 नॉटिकल माइल्स के अंदर। 6 एनएम क्या है? 6 नॉटिकल माइल्स के अंदर गया। अब देखो बेटा, ये महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र ही है और नॉटिकल माइल्स 12 से कम है। तो मैंने आपको क्या कहा था? जब हम 12 नॉटिकल माइल से कम की बात करेंगे, 12 नॉटिकल माइल से कम की बात करेंगे, तो हम चेक करेंगे नियरेस्ट में कौन सा जीएसटी लग रहा है। तो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही है ना गुड्स हमारे, तो अल्टीमेटली इस पे इंट्रा लगेगा। तो इंट्रा के लिए क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र ही जा रहे हैं गुड्स, लेकिन 6 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ रहे हैं। तो 6 नॉटिकल माइल्स मींस विद इन 12 नॉटिकल माइल्स। जब 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आएगा तो हमने उसका रूल पढ़ा था कि नियरेस्ट स्टेट पे देखना है कौन सा जीएसटी लगेगा। तो सेम ही हुई ना ये स्टेट, तो अल्टीमेटली इसका नेचर क्या बन गया? इंट्रा। तो इंट्रा में क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। महाराष्ट्र 6 नॉटिकल माइल्स, ये चला गया केरला 8 नॉटिकल माइल्स। बेटा पानी है, यहां पे भी पानी है, दोनों 12-12 के अंडर है, लेकिन देखो महाराष्ट्र से कहां जा रहे हैं? केरला में जा रहे हैं। तो जब हम केरला में जाएंगे, हुई इसकी नेचर क्या? इंटर। क्या हुई? इंटर। तो ये इसकी नेचर के अकॉर्डिंगली जो इस पे टैक्स चार्ज होगा वो क्या होगा? आईजीएसटी। अगला चलते हैं गुजरात। गुजरात 164 नॉटिकल माइल्स। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? नियर गुजरात। क्या लिखा है? नियर गुजरात। पहली चीज, जब ये 200 नॉटिकल माइल्स वाला टॉपिक बन गया, जब ये गुजरात के नियर पहुंच गया तो इस गुजरात का जो मैंने नियरेस्ट लिखा है वो यूजलेस हो गया। वो यूजलेस हो गया, हमने उसको डीम ड्यूटी माना था। क्या माना था? डीम ड्यूटी। अब ये गुजरात है और ये भी गुजरात है, लेकिन ये लैंड है और ये
वाटर है, तो जो गुड्स हैं वो लैंड से कहां जा रहे हैं, वाटर में, डीम ड्यूटी है वो हमारी, तो एक तरह से ये मानोगे स्टेट से यूटी में जा रहे हैं, तो उसकी नेचर क्या बन जाएगी, आईजीएसटी। टैक्स कौन सा चार्ज होगा, आईजीएसटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर एच। चलो नेक्स्ट करते हैं। 164 नॉटिकल माइल्स, 100 नॉटिकल माइल्स नियर गुजरात एंड नियर महाराष्ट्र। अब बेटा ये भी पानी, ये भी पानी, ये भी 200 नॉटिकल माइल्स, ये भी 200 नॉटिकल माइल्स, तो हम उसको डीम ड्यूटी, सेम यूटी से यूटी, जो हमने माना था वाटर 200 नॉटिकल माइल्स वाला, उसको हमने नाम ही क्या दिया था, डीम ड्यूटी। तो ये भी यूटी, ये भी यूटी, तो उस पे क्या लग जाएगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। देखो अगर यहां तक क्लियर है तभी हमें आगे करना चाहिए, नहीं तो आप पहले पुराने वाली वीडियो में से ये टॉपिक इतना रिवाइज करिए, तब आपको मजा आएगा इस टॉपिक को आगे पढ़ने में। ठीक है, तो ये हमारा था कि कौन सी नेचर के अकॉर्डिंगली हमें कौन सा टैक्स जो है वो चार्ज करना है। लेट्स मूव फर्दर, लेट्स बिगिन द न्यू टॉपिक, आर्टिकल नंबर 270। देखो बेटा आर्टिकल 270 क्या कहता है, आर्टिकल 270 clearly talks about distribution of taxes between union and state. Article 270 talks about distribution of taxes between union and state. Hopefully the screen is clear to everyone. ठीक है, okay. Before you read out, पहले तो एक जनरल से क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि जो इनकम टैक्स है, जो उससे रेवेन्यू अर्न होता है, वो कौन सी गवर्नमेंट को अर्न होता है, कॉमन सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्न होता है। तो अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि ये जो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्न हुआ है, क्या इस रेवेन्यू को हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? द आंसर इज येस, बिकॉज आर्टिकल 270 यही क्लियरली बोलता है कि जो भी टैक्सेस सेंटर के पास आए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयर होने चाहिए। All taxes covered in union list will be distributed in central government and state government. ध्यान से स्क्रीन पे पढ़ो ये लाइन कि all taxes covered in union list will be distributed in central government and state government. Okay. Now my question from you is again intra-state supply है, ठीक है। इंट्रा में बेटा दो तरह के टैक्सेस लगते हैं, आपको पता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अब सीजीएसटी किसका हक है? सेंटर का। एसजीएसटी किसका हक है? स्टेट का। यहाँ तक क्लियर है? सीजीएसटी कौन सी गवर्नमेंट अर्न करेगी और कलेक्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी कौन सी गवर्नमेंट अर्न और कलेक्ट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या था कि जो सेंटर गवर्नमेंट का शेयर है क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंगली तो जाएगा, क्योंकि हमने आर्टिकल 270 की हेडिंग ही क्या पढ़ी है कि जो टैक्सेस हैं वो यूनियन और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या निकल के आया बेसिकली कि इंट्रा स्टेट पे जो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्न हुआ है क्या वो स्टेट को मिलना चाहिए? देखो वैसे तो द आंसर इज व्हाट, नो, बट एक्चुअली में यस, सेंटर का शेयर किसको मिलना चाहिए? स्टेट को मिलना चाहिए। अच्छा, जो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर मिला है, जो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर मिला है, क्या वो सेंटर को मिलना चाहिए? द आंसर इज नो। सो इंट्रा स्टेट सप्लाई में दो तरह के टैक्सेस हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एसजीएसटी किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। क्या एसजीएसटी आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर के पास? नहीं। क्या सीजीएसटी आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर के पास, सॉरी स्टेट के पास? द आंसर इज यस। इसको हम प्रूव करते हैं कैसे, ठीक है। तो सीजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, वैसे तो इसका आंसर था नो, बट एक्चुअली में इसका आंसर क्या है? यस, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। देखो यहां से उसका बेस बनेगा, सीजीएसटी डज नॉट कम इन लिस्ट 1, only union list shall be distributed in state government and central government. इसके अकॉर्डिंगली तो आंसर शुड बी नो। सिर्फ लिस्ट 1 वाली चीजें ही डिवाइड होनी है ना। आर्टिकल 270 में सिर्फ लिस्ट 1 वाली ही चीजें डिवाइड होनी है सेंटर में और स्टेट में।
तो उसके अंदर CGST तो इंक्लूड नहीं होता, तो द करेक्ट आंसर शुड बी नो, बट फिर भी होगा। लेट्स प्रूव इट आउट। कैसे? ओल्ड टैक्सेशन टाइम्स में 9 टैक्सेस बेटा ऐसे थे, 9 टैक्सेस ऐसे थे जो सेंटर के पास थे और जो आते थे लिस्ट 1 में। अब वो 9 टैक्सेस किसके पास जाते होंगे? स्टेट के पास, क्योंकि आर्टिकल 270 क्या बोल रहा है कि जो टैक्सेस सेंटर के पास आते हैं उसमें से आपको कुछ पोर्शन किसको देना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंगली तो जाना चाहिए, पर सीजीएसटी लिस्ट 1 में कवर ही नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। बेटा जब जीएसटी नहीं था ना, तो ओल्ड टैक्सेशन टाइम्स में 9 टैक्सेस सेंट्रल के पास थे, 8 टैक्सेस स्टेट के पास थे। तो स्टेट की तो पहले ही इनकम थी, प्लस जो सेंटर के पास थे वो लिस्ट 1 में थे, और जो लिस्ट 1 में थे वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो प्रॉफिटेबल थी उस टाइम पे। इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे सुनो फिर। So these 9 taxes were with the central government and were covered in list 1. Therefore article 270 ने क्या बोला कि जो लिस्ट 1 में आते हैं वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सेंटर में भी और स्टेट में भी। लेकिन आफ्टर जीएसटी जो 8 टैक्सेस थे ना स्टेट के पास, वो मर्ज हो गए किसके अंदर? जीएसटी के अंदर। तो जो सीजीएसटी है वो तो लिस्ट 1 में आता नहीं, तो हमें अपने आर्टिकल को 270 को अमेंड करना पड़ा, ताकि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी होगा उसमें से भी कुछ परसेंटेज हम किसको दें? स्टेट गवर्नमेंट को दें। बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट लॉसेस में जाएगी ना जीएसटी आने के बाद, अगर सेंटर अपने पास ही रख लेगी उसको, क्योंकि जीएसटी लिस्ट 1 में कवर नहीं था, तो एक्चुअली में उसको शेयर तो होना नहीं चाहिए। लेकिन आफ्टर अमेंडिंग आर्टिकल 270 हमें सीजीएसटी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। पढ़ो अब मैंने क्या लिखा है। These 9 taxes were with the central government and were covered in list 1. So according to article 270 shall be applicable, and these are to be distributed to the state governments. But after GST, 8 taxes got merged in SGST. But CGST must be shared with the central government, state government. So Article 270 was amended, and CGST shall also be distributed in state government. So answer should be yes. CGST को भी SGST को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्न कर रही है उसमें से कुछ पोर्शन आपको अपनी स्टेट्स को भी देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या आया? IGST। अब ध्यान से सुनना, IGST क्या है? इंटेग्रल। अब उसका आर्टिकल है 269। अब इसके अकॉर्डिंगली IGST होता क्या? IGST अगर सेंट्रल टैक्स है 5%, स्टेट भी क्या होगा? 5%, तो I क्या होगा? 10%। पढ़ा है ना 11th क्लास में अकाउंट्स में। CGST 5%, SGST 5%, तो IGST कितना होगा? 10%। तो जो IGST है उसके पहले तो 2 पार्ट्स करेंगे, एक C में जाएगा, एक S में जाएगा। जो S में जाएगा वो किसको बिलोंग करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जो C में जाएगा क्या वो दोबारा से सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा? यस, द आंसर शुड बी यस। ठीक है, द आंसर शुड बी यस। ओके, मूविंग फर्दर। Therefore, the share of IGST shall be further subdivided or distributed to state governments. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है बोर्ड पे, देखो बिल्कुल लास्ट में। IGST कितना कमाया आपने? 100 रुपीज़, जिसके 2 पार्ट्स हुए, एक CGST में गया 50, एक SGST में गया 50। तो अब जो 50 रुपये हैं सेंटर के पास हैं, क्या उसमें से फर्दर सेंटर और स्टेट अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगी? द आंसर इज यस। It shall be further distributed according to amendment in article number 270, because CGST was not covered in the list 1, but after GST, when the 9 taxes or the 8 taxes of the state government were resumed or subsumed by GST,
the state government went into losses. So it is the duty of central government to make their loss the good. Indemnify करने के लिए हमें अपने आर्टिकल को amend करना पड़ा. ओके, यहां तक क्लियर है सबको? लेट्स मूव फर्दर. क्रक्स देखो मैंने क्या लिखा है टेबल बना के. इनकम टैक्स बेटा पेमेंट कौन रिसीव कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या उसको अपोर्शन किया जाएगा? यस. CGST नाम से ही पता लग रहा है किस गवर्नमेंट को मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या उसको अपोर्शन किया जाएगा? यस. स्टेट गवर्नमेंट को SGST मिल रहा है, क्या उसको अपोर्शन किया जाएगा? द आंसर शुड बी नो. UTGST सेंट्रल गवर्नमेंट अपोर्शन, यस. IGST collected by central government distributed into two parts, center and state. State will be further distributed? No. Center will be further distributed in state and central according to amendment of article number 270. Moving towards the next article number 279A. क्या बात कर रहा है ये? Formation of GST Council. अब बेटा GST Council जो फॉर्म होनी थी वो होनी थी 8 of September 2016 को, 60 डेज के अंदर. मतलब 8 सितंबर को ये बोला गया कि आपके पास जी 60 दिन है जीएसटी काउंसिल को बनाने के लिए. और ये पावर हमने किसको दी थी? द पावर वाज गिवन टू द प्रेसिडेंट. दिस पावर वाज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है. अब 2 दिन के अंदर अंदर इट वाज फॉर्म्ड ऑन 10th of September 2016 which was notified on 12th of September 2016. देखो 2 डेज बाद बन गई और 2 डेज बाद ही नोटिफाई होगी. नोटिफाई का मतलब हमारी ऑफिशियल गजट में आ गई. अब इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली दोनों. ठीक है. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ताकि इस पे दोनों मिलके क्या बना सकें? लॉ बना सकें. सो आर्टिकल 279A वाज मेड सो दैट बोथ कैन मेक लॉज ऑन इट. तो जीएसटी काउंसिल किसने बनाई थी? प्रेसिडेंट ने बनाई थी. कब बनानी थी? 8 सितंबर को ये बोला गया था 60 दिन में बनाओ. बन कब गई? विद इन 2 डेज. तो 8 सितंबर में 2 डेज ऐड कर दो. क्या डेट बनी? 10 सितंबर. 2 दिन बाद नोटिफाई हो गई. क्या डेट बनी? 12th of September 2016. जो इसकी पावर थी बनाने की वो किसके हाथ में थी? हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में थी. बिफोर आई गो ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, मुझे ये बताओ क्या जीएसटी को लाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है? हाँ जी मिस्टर वंश बंसल, आंसर जल्दी. यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है. हमारे जीएसटी को लाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है ना बेटा, तो चेंज हुआ. ठीक है. अब इसका जो बिल पास हुआ था उसका नाम क्या है? अमेंडमेंट बिल 122. क्या है बिल का नाम? अमेंडमेंट बिल 122, जिसको बाद में एक्ट बनाया गया. पहले बिल पास होगा फिर वो एक्ट बनेगा. ठीक है. पास हुआ था 8 सितंबर को बेटा, तभी तो उसने बोला ना कि प्रेसिडेंट को 60 दिन दे दो बनाने के लिए. तो जब बिल पास होगा तभी तो प्रेसिडेंट के पास पावर आएगी. समझ में आया? तो आर्टिकल 279A 60 दिन ये बोलता है कि 60 दिन के अंदर अंदर हमारे प्रेसिडेंट को क्या बनानी है? जीएसटी काउंसिल बनानी है. ठीक है. लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने बना दी और अगले 2 दिन के अंदर अंदर वो नोटिफाई भी हो गई. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कितने मेंबर्स होंगे जीएसटी काउंसिल में? हाँ जी आयुषी, हाउ मेनी मेंबर्स अकॉर्डिंग टू यू शुड बी देयर इन जीएसटी काउंसिल? एनी गेसेस? ओके, नो गेसेस. सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बेटा आर 33. कितने मेंबर्स हैं? 33 मेंबर्स हैं हमारे जीएसटी काउंसिल के अंदर. एक हो गए हमारे चेयरपर्सन, ठीक है, सीतारमन. मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा. उसके बाद मेंबर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे स्टेट के या अदर नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे. और इन्हीं स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या जो अदर नॉमिनेटेड हैं उनमें से एक वाइस चेयरमैन भी काउंट करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है. लेट्स मूव टू इट.
As you can clearly see on the screen that total number of members कितने हैं बेटा जीएसटी काउंसिल के 33, जिसमें से एक है चेयरमैन जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दूसरे हैं मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन मिनिस्टर है हमारी स्टेट के। तो ये आपका होमवर्क नंबर 1 है, आपने मुझे इनका नाम बताना है, ठीक है। सेकेंड है 31 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, 31 स्टेट्स याद है, 31 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट। अब ये कौन होंगे लोग जिनको या तो बेटा स्टेट ने नॉमिनेट किया होगा या फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर्स। अब इन्हीं में से, इन 31 लोगों में से एक वाइस चेयरमैन भी होगा। तो गिनो, एक चेयरपर्सन हो गया, एक मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, 2 पर्सन हो गए, प्लस 31 मेंबर्स और हो गए। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए हमारे पास? 33 मेंबर्स हो गए। जो वाइस चेयरमैन है उसको मैं 33 में काउंट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो इन्हीं में से एक बंदा है। Hopefully I am clear with the concept of total number of members that are 33. Okay. तो नेक्स्ट जो हमारे इन 33 मेंबर्स हैं इनमें से कोरम रिक्वायर्ड कितना होगा? 50%। मतलब अगर ये मीटिंग करते हैं तो इसमें 50% पर्सनस आने चाहिए, मेंबर्स आने चाहिए। और वोटिंग इन फेवर कितनी होनी चाहिए? 3/4, दैट इज़ 75%। जस्ट लाइक इन कंपनीज लॉ जो हमने कोरम पढ़ा था, सेम बेटा यहाँ पे वही सेम रूल है। अब देखो बेटा वोटिंग तो चलो हम अभी पढ़ेंगे, एक एक केस स्टडी करते हैं सॉल्व। सेंट्रल गवर्नमेंट का ना शेयर है 33.33 और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है 2/3 यानी कि 66.67। तो अब मैं आपको एक केस स्टडी कराने लगा हूँ, प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो अभी हमें पता लगा टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास? 33। सो लेट्स से कि हमारे पास टोटल 33 मेंबर्स हैं टोटल में, और उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की कि रेट ऑफ जीएसटी को कम करेंगे। क्या उनकी मीटिंग का मुद्दा क्या है? कि हमने जीएसटी के रेट को क्या करना बेटा? कम करना है। अब 30 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो 33 में से पहले तो ये देखो 30 मेंबर्स आए, ठीक है, और जिसमें से 2 जो हैं वो सेंटर के हैं। तो स्टेट के कितने रह गए? सिर्फ 28 रह गए। क्वेश्चन में देखो मैंने लिखा दिया है 30 मेंबर्स में से 2 सेंटर के हैं, 28 स्टेट के। हो गए ना? 30 हो गए ना? यस और नो? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे क्या है? इज कोरम प्रेजेंट? यस, बिकॉज इट इज मोर देन 50%। 30 लोग आए बेटा 33 में से, तो 50 से ज्यादा ही हुए, तो कोरम तो प्रेजेंट है। अब देखो, अब 2 बोल रहे हैं डिक्रीज कर दो जी रेट ऑफ जीएसटी को, लेकिन 28 लोग बोल रहे हैं नहीं करना। द आंसर शुड बी नो, बिकॉज हमारे जो वोट्स आए हैं वो सिर्फ कितने आए हैं? 33.33। हमारे 75% वोट्स नहीं मिले, तो रेट ऑफ जीएसटी कम नहीं होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 30 मेंबर्स हैं मीटिंग के अंदर, 2 सेंटर के हैं, 28 स्टेट के हैं। 28 मेंबर्स बोल रहे हैं डिक्रीज द रेट ऑफ जीएसटी, लेकिन ये सेंटर वाले बोल रहे हैं कि नहीं करना जीएसटी का रेट कम। तो अब क्या होगा आंसर? नो, क्योंकि अब हमारे पास 66.66 वोट्स तो हैं, लेकिन अभी भी 75% वोट्स हमारे पूरे नहीं हुए। तो मतलब कुल मिला के सेंटर से हमें कितने वोट मिलते हैं? 33.33 और 66.67 अपने स्टेट से मिलते हैं। इन दोनों का सम अगर 75% नहीं होता तो हमारा जो मीटिंग का जो मेन मुद्दा है वो कंप्लीट नहीं होगा। वो उसका ऊपर हम सॉल्यूशन अभी सुनाएंगे नहीं उसका। चलो बेटा एक क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ। लिखो 30 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें से 2 सेंटर के हैं और 28 स्टेट के हैं, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं बोलो? 30 मेंबर्स आए मीटिंग में, 2 मेंबर्स सेंटर के हैं, 28 मेंबर्स स्टेट के हैं। क्वेश्चन क्या उठा मीटिंग में? रेट ऑफ जीएसटी को कम किया जाए। अब 2 तो कहते कर दो, लेकिन इसमें से ना 20 लोगों ने बोला कर दो। तो क्वेश्चन ये है, विल द रेट ऑफ जीएसटी डिक्रीज? कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? ध्यान से समझो कंसेप्ट को। सेंटर गवर्नमेंट ने बोल दिया यस, मतलब हमारे पास 33.33 वोट्स तो आ गए।
इतने वोट्स तो हमारे पास आ गए था। अब अगर 66.67 वोट्स 66.67 वोट्स किसके हैं? 28 लोगों के। तो एक बंदे का वोट कितना होगा? यूनिटरी मेथड। अगर 66.67 वोट्स 28 मेंबर्स के हैं तो एक मेंबर का वोट निकाल लिया मैंने। कैसे निकाला बोलो? 66.67 को मैंने 28 से क्या किया बेटा? डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे? 66.67 को मैंने 28 से डिवाइड कर दिया, एक वोट आ गया मेरे पास। तो अब कितनों ने यस बोला है? 20 पीपल सेड यस। तो इनटू व्हाट? इनटू 20। तो मेरे पास स्टेट का जो आंसर आ रहा है, जो स्टेट का आंसर आ रहा है वो आता है 47.62%। क्या आ रहा है बोलो? 47.62%। अब सेंटर का तो था 33.33 और ये बन गया जी 47.62। इन दोनों को जरा ऐड करो, हमारे टोटल वोट्स जो फेवर में आए हैं वो 80% समथिंग आएंगे। अब 75% से ज्यादा हो गए, तो hence the rate of GST should be decreased. Ultimately rate of GST क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये समझ आ गया सॉल्व कैसे करना है? अगर 30 मेंबर मीटिंग में आए हैं, उसमें से 2 सेंटर के हैं, उनका वोट क्या है? 33.33। 28 मेंबर स्टेट के हैं, लेकिन वोट फेवर में कितनों ने करी है? 20 लोगों ने की है। तो अगर 28 का वोट 66.67 है बेटा, तो कितना रह गया? 20 लोगों का। वो निकाल के सेंटर वाले में ऐड कर देना। यू विल गेट योर आंसर। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब आपने खुद से करके देखना है। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन इज टोटल मेंबर्स आर 33, प्रेजेंट आर 25। प्रेजेंट कितने हैं? 25। जिसमें से बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने हैं? 2। तो स्टेट गवर्नमेंट के कितने होंगे? 23। जिसमें से 15 ने बोला यस, द रेट ऑफ जीएसटी शुड बी डिक्रीज्ड। आंसर निकालो, विल द रेट डिक्रीज? ठीक है, इसका आंसर ना 76 पॉइंट समथिंग आएगा। द आंसर इज अगेन व्हाट? Yes, because again it is more than 75%. ठीक है, हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। टोटल मेंबर्स है 33। टोटल मेंबर्स हैं 33, जिसमें से सेंटर पे 2 हैं और प्रेजेंट कितने थे? लेट्स से 20 प्रेजेंट है, तो स्टेट के कितने रह जाएंगे? 80। ठीक है, टोटल है 33। दोबारा लिखो, टोटल 33 है, जिसमें से प्रेजेंट है 20। 20 में से 2 किसके हैं? सेंटर के। तो स्टेट के कितने रह गए? 18। अब इन 18 में से ना 14 ने वोट किया है, 4 लोगों ने वोट ही नहीं किया, और उन 14 में से 8 लोगों ने बोला यस, 6 लोगों ने बोला नो। होमवर्क है, ट्राई करके आना। इसका आंसर शायद 71% आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोटल मेंबर्स हैं 33, out of which present are 30, out of which 2 belongs to central government, 28 belongs to state government, 15 said yes and rest said no. इसका आंसर लिख लेना बेटा, शायद 69% है. The answer is again no because vote 75% से क्या है, कम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल मेंबर्स हैं 33, प्रेजेंट हैं 25. दो किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के. तो कितने रह गए, 23 रह गए किसके, स्टेट गवर्नमेंट के. इनमें से 16 ने बोला यस, 16 ने बोला यस. आंसर इज यस, द रेट शुड बी डिक्रीज. चेक कर लेना कि 75% से ज्यादा बन रहा है या नहीं बन रहा. ये क्वेश्चन सारे नोट डाउन कीजिए और नोटबुक पे अभी सॉल्व कीजिए. जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पॉज इट राइट नाउ, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. उसके बाद ही आगे की वीडियो आप देखोगे जब तक ये सॉल्व नहीं होते. पॉज इट. चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा रहा हूं जिसमें कुछ लोगों ने वोट नहीं किया था. उस क्वेश्चन को हम एक बार करते हैं. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. टोटल मेंबर्स हैं बेटा 33, टू स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के हैं 28 मेंबर्स. मतलब प्रेजेंट कितने हैं, 30. उन 28 में से 6 ने वोट नहीं किया. तो कितनों ने वोट किया होगा, 22 ने. उन 22 में से 13 ने बोला यस, रेट शुड बी डिक्रीज्ड. 9 ने बोला रेट शुड नॉट बी डिक्रीज्ड. अब इसको सॉल्व कैसे करना है. देखो सेंटर ने तो बोल दिया ना कि हाँ जी रेट शुड बी डिक्रीज्ड. तो हमारे पास कितने वोट्स फेवर में आ चुके हैं, 33.33. तो अब जो 66.67 वोट्स हैं वो 28 में से काउंट नहीं होंगे. जितने लोग वहां पे प्रेजेंट हैं स्टेट के, कितने हैं, 22 ने वोट डाला है ना बेटा. तो 22 इनटू कितने लोगों ने यस बोला, 13 पीपल सेड यस. ऐसे सॉल्व करना है. तो इसका आंसर आता है 39.31. करके देख लेना. तो अब हमारे पास सेंटर का तो 33.33 है ही है और स्टेट का कितना है, 39.31. तो जब हम इसको टोटल करते हैं इट इज 72.7 which is less than 75%. तो इसका टोटल 75% बना ही नहीं. तो रेट शुड नॉट बी डिक्रीज्ड. इस केस में रेट डिक्रीज नहीं करेंगे हम. आ गया समझ क्वेश्चन. नाइस क्वेश्चन कमिंग इन सम पीपल्स माइंड दैट क्या ऐसा हो सकता है कि सेंटर का एक वोट हो 2 मेंबर्स में से. देखो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बेइज्जती नहीं कराती, तो वो पहले ही डिसाइड करके आते हैं आपस में. बट अगर बाय चांस ऐसा हो भी जाए तो हम उसको 33.33 का भी हाफ काउंट करेंगे. ठीक है, अगर उनकी डिफरेंट ओपिनियन होगी. वैसे तो होगी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ बेटा. पावर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल. अब जीएसटी काउंसिल की क्या क्या पावर्स हैं. टैक्सेस टू बी सब्स्यूम्ड. कौन से टैक्सेस को मिलाना है जीएसटी के अंदर, कौन से गुड्स और कौन सी सर्विसेज को एग्जाम्प्ट करना है टैक्स में से, आईजीएसटी को कैसे अपोर्शनमेंट करनी है सेंटर में स्टेट में, और फिर से दोबारा सेंटर का शेयर किस में जाएगा, स्टेट में. वो स्पेशल रेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. कई बार ही स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जीएसटी का कोई स्पेशल रेट लगाना है. थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ भी डिसाइड कौन करता है, हमारा जीएसटी काउंसिल. एंड अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जहाँ पे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, उनको डेवलप करने के लिए वहाँ पे जीएसटी की क्या एग्जाम्पशंस देनी है, ये सब कुछ किसके हाथ में है, हमारी जीएसटी काउंसिल के हाथ में है. चलो जी, अगला टॉपिक जो है हमारा दैट इज टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी. ये आपको लर्न करने हैं तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो. साथ साथ मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखो. सबसे पहला टैक्स है बेटा जो सेंट्रल लेवल का टैक्स है, जो जीएसटी में मर्ज हो गया, वो है टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स. ठीक है, नाउ इट इज मर्ज्ड इनटू जीएसटी. नंबर 2,
एक्साइज ड्यूटी। अच्छा ये एक्साइज ड्यूटी किस पे है? अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट। होमवर्क, इसका मतलब बताओगे आप मुझे। थर्ड एग्जाम्पल और थर्ड टाइप ऑफ टैक्सेस, एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज। ठीक है, ये लर्न होने चाहिए आपको कल तक। फोर्थ इज वेरी सिंपल टू लर्न, एक्साइज ड्यूटी इटसेल्फ, जो प्रोडक्शन पे लगती थी। सर्विस टैक्स, ये भी मर्ज हो गया किसके अंदर? जीएसटी के अंदर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये मैंने आपको फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सरचार्ज एंड सेस, ये इनकम टैक्स वाला नहीं है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स। ठीक है जी। सेंट्रल सेल्स टैक्स, इंटर स्टेट पे बेटा सीएसटी लगता था पहले, और इंट्रा पे वैट। ठीक है, तो हम यहाँ वैट की बात नहीं कर रहे, वो स्टेट वाला था, हम सिर्फ सीएसटी की बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके। एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमने पहले पढ़े थे, एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये आपको याद करना है नहीं। ठीक है, क्या क्या है इसमें बताओ फटाफट से। जो टैक्सेस अब जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, पहला क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स। दूसरा क्या है? एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट। एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सरचार्ज एंड सेस, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स, सीएसटी। ये सारे सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे जो बेटा किस में चले गए हैं? जीएसटी में चले गए हैं। लेकिन 5 चीज़ें हैं जो अभी भी जीएसटी में नहीं गई, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल के वो टैक्सेस की जो जीएसटी में मर्ज हुए हैं। कौन से हैं? हाँ जी, वैट, एंट्री टैक्स ऑक्ट्रॉय जिसको आप बैरियर भी बोलते हो, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, स्टेट सेस, सरचार्ज, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ठीक है, तो ये आपने नाम याद करने हैं बेटा। और उन टैक्सेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जो अभी भी जीएसटी में मर्ज नहीं हुए। एग्जाम्पल्स सेंटर के अलग हैं और स्टेट के अलग हैं, मैंने बाइफरकेट करके लिख दिए हैं। सेंटर के कौन से हैं पढ़ो? एक्सपोर्ट ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आपने पढ़ा हुआ है। सेफ गार्ड ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी लग रहा है, एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और स्टेट में कौन से हैं? पैसेंजर टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देते हो ना हर साल, स्टैम्प ड्यूटी, ये जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको स्टैम्प जो कागज़ हैं वो रजिस्ट्री के वो लेने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, मंडी टैक्स, ये सारे जीएसटी में अभी तक कवर जो है वो नहीं हुए। ठीक है, अच्छा चलो मुझे ये बताओ, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या जीएसटी लगता है? हाँ जी, कौन बताएगा? करण, क्या टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है बेटा? सोचो। लगता है। उस पे सेंट्रल एक्साइज भी लगता है। कौन लगाएगा सेंट्रल एक्साइज? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर डबल टैक्सेशन है। क्यों करी होगी डबल टैक्सेशन? ताकि लोग उसको कम खरीदें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही बढ़ता है उससे। पढ़ो स्क्रीन पे क्या लिखा है। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स वुड बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। In addition to GST, central government has the power to levy central excise duty. That is the concept of double taxation. ठीक है, तो आपको मैंने एक चार्ट बना के भी दे दिया बेटा, ध्यान से इसको समझना। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी तो नहीं आया, कब से आ जाएगा?
जब जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंड करेगी। तो इस पे एक्साइज लगता है, यस लगता है, कौन सा लगता है, स्टेट एक्साइज एंड स्टेट वैट। ठीक है, सीएसटी लगेगा बेटा अगर इंटर स्टेट होगी, और वैट लगेगा अगर इंट्रा स्टेट होगी। समझ में आया? नंबर 2, ओपियम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स, ठीक है, जिसको आप अफीम बोलते हो या भांग बोलते हो, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। नारकोटिक्स मीन्स ड्रग्स बेटा, इससे मेडिसिन भी बनती है। जीएसटी भी लगता है इस पर, स्टेट एक्साइज भी लगता है। अब देखो स्टेट एक्साइज लग गया, जीएसटी लग गया, तो ना वैट लगेगा ना सीएसटी लगेगा, क्योंकि वैट और सीएसटी सबस्यूम हो चुका है किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लग गया ना तो पेट्रोल उल्टा सस्ता हो जाएगा। उस पर सेंट्रल एक्साइज लगता है और स्टेट वैट लगता है और सीएसटी लगता है। एक्साइज भी लगता है, वैट भी लगता है और सीएसटी भी लगता है। इंटर होगा तो सीएसटी, इंट्रा होगा तो स्टेट वैट। ठीक है, उसके बाद टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, इस पर क्या होगा, जीएसटी भी है, सेंट्रल एक्साइज भी है। अब जीएसटी आ गया तो वैट और सीएसटी नहीं लगेंगे, क्योंकि जीएसटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैट एंड सीएसटी। अदर गुड्स पे जीएसटी लग रहा है तो एक्साइज नहीं लग रही, वैट नहीं लग रहा, सीएसटी नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज समझ के लर्न करना। So let's move further to the last topic of the chapter number 1, benefits of GST. अब ये जो है बेटा 3 तरह के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, गवर्नमेंट को अलग, बिजनेस को अलग और कंज्यूमर्स को अलग। सबसे पहले पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बेनिफिट्स। यूनिफाइड कॉमन नेशनल मॉडल है ये हमारा, ठीक है, इट इज़ अ यूनिफाइड कॉमन नेशनल मॉडल, सबके लिए एक ही टैक्स हो गया, तो इसको बोल देंगे यूनिफाइड कॉमन नेशनल मॉडल। ठीक है, लिखना है साथ साथ, राइट डाउन। नंबर 1, यूनिफाइड कॉमन नेशनल मॉडल, यूनिफाइड कॉमन नेशनल मॉडल, वन नेशन वन टैक्स, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स, बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये गवर्नमेंट के फायदे हैं। थर्ड, बूस्ट टू मेक इन इंडिया, ठीक है। फोर्थ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो जाएगा बेटा इससे, इंक्रीज, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये बेनिफिट्स हमने पढ़े हैं फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब बताओ मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट होंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बेनिफिट्स क्या होंगे। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो पहली चीज सिंपल टैक्सेशन सिस्टम हो गया, दूसरी चीज इजी कंप्लायंस है इसका, हमें अलग अलग टैक्सेस के झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ईज इन डूइंग बिजनेस, हमारा बिजनेस करने का तरीका इजी हो गया। एंड लास्ट, हमारा रेवेन्यू इससे भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मूविंग फर्दर, कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को क्या फायदे हैं, बोलो। आप जीएसटी पे करते हो, आप कंज्यूमर हो, बोलो क्या फायदे हैं आपको। रिडक्शन इन प्राइसेस, देखो अभी आपको ये लग नहीं रहा होगा फायदा, लेकिन एक्चुअल में है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में जाके है। रिडक्शन इन कास्केडिंग इफेक्ट्स, कास्केडिंग इफेक्ट क्या था बेटा, टैक्स पे टैक्स। एंड लास्ट, रिडक्शन इन डबल टैक्सेशन, इससे डबल टैक्सेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जीएसटी का, जो पूरी तरह से क्या हो चुका है, फिनिश। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया हो आज की क्लास। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 और मैं आपको लेकर जाऊंगा एक बहुत अच्छे टॉपिक पे जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो जस्ट वेट फॉर दैट।